Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. This is Maru Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये है चैप्टर 1 गैसियस एक्सचेंज और इसके एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करेंगे। ये आई थिंक मेरा फर्स्ट लेक्चर है 10th क्लास का। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि पहले मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवाऊँ, देन फिर हम इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। सो वो बायोलॉजिकल फंक्शन जो परफॉर्म करता है गैसियस एक्सचेंज, वो रेस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है या ग्रोथ। ग्रोथ तो आपको पता ही है कि ये इंक्लूड नहीं होता है गैसियस एक्सचेंज में, बट फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन बोथ आर इंक्लूडेड इन गैसियस एक्सचेंज। रेस्पायरेशन एनिमल्स करते हैं और वो रेस्पायर करते हैं, वो ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, एंड देन फिर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो क्या हुआ कि रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। एक गैस एब्जॉर्ब हो रही है, एक गैस रिलीज हो रही है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। एमसीक्यू नंबर 2 है प्लांट्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रो। तो प्लांट्स ज़्यादातर जो मोस्टली करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो थ्रो स्टोमेटा करती हैं, बट यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर होगा क्योंकि वो रूट्स और स्टेम भी इंक्लूड होते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये जो हमारी रूट्स होती हैं ना, वो सॉरी ये जो प्लांट्स की रूट होती हैं ना, ये सरफेस एरिया में बहुत ज़्यादा होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं ज़्यादा वाटर को और ये गैसियस एक्सचेंज में इंक्लूड होते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि स्टोमेटा और जबकि स्टेम के पास लेंटिकल्स होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं बाग वाले कॉर्क, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं और वो लेंटिकल्स भी गैसियस एक्सचेंज को करवा रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं गैसियस एक्सचेंज में। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, वो लाइक क्लोरोफिल उनके पास होता है, तो वो फिर फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और उसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। एमसीक्यू नंबर 3 है ईच स्टोमा इज फॉर्म्ड बाय। सो हर स्टोमा सिंगल होता है, जबकि स्टोमेटा इसको हम कहते हैं। तो ये स्टोमेटा 2 गार्ड सेल्स से बना हुआ होता है और ये 2 गार्ड सेल्स लाइक अदर एपिथेलियल सेल्स, इनके पास क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होता है। We are talking about MCQ number 4. Respiratory surface possess following property. Option A thin and wet. Option B permeable. Option C very large. Option D all of these. यहाँ पे आंसर होगा all of these. रेस्पायरेटरी सरफेस के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो गैसियस एक्सचेंज कर रहा होता है। परमिएबिलिटी का ये मतलब है कि ये रेस्पायरेटरी सरफेस परमिएबल होना चाहिए गैसेस के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के। थिन और वेट का ये मतलब होता है कि मॉइस्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से वो अलाउ कर सके गैसेस को कि वो डिजॉल्व हो सकें। थिन का ही मतलब होता है कि थिन की वजह से जो डिफ्यूजन होती है उसका डिस्टेंस कम हो जाता है, वो रिड्यूस कर देता है। ये थिन आपके पास अगर थिन नहीं होगा ना, रेस्पायरेटरी सरफेस थिन नहीं होगा, तो वो पे डिफ्यूजन का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। सो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए गैसेस के। एक और होती है प्रॉपर्टी, वो होती है वेरी लार्ज सरफेस एरिया। रेस्पायरेटरी सरफेस का लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए बॉडी साइज से, ऑर्गेनाइजम्स के बॉडी साइज से एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजम्स बॉडी साइज। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए क्योंकि हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं जो जिनका कलेक्टिव सरफेस एरिया हमारे बॉडी से बहुत टाइम्स लार्जर होता है। सो ये होती है रेस्पायरेटरी सरफेस के प्रॉपर्टीज। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 5 है इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स। ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन बी है कॉन्ट्रैक्शन डायफ्रागम, ऑप्शन सी है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। इंस्पायरेशन होती है इंस्पायरेशन होती है इंस्पायर करना। आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कर रहे हैं, ये इंस्पायरेशन है। इसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटरकोस्टल मसल्स की। हमारे लंग्स के पास कुछ मसल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल कोस्टल मसल्स। वो इंटरनल भी होते हैं, वो एक्सटर्नल भी होते हैं। डायफ्रागम होता है जो हमारे एब्डोमेन को थोरेसिक कैविटी से डिफ्रेंशिएट करता है, वो होता है डायफ्रागम। सो इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्रागम की, रिब्स होती हैं वो हमारे अपवर्ड मूव कर रही होती हैं और कोस्टल मसल्स में से एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं। इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जबकि अगर हम बात करें इंटरनल कोस्टल मसल्स की तो वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि एक्सटर्नल है इंटरनल है, लेकिन उन्होंने कहा हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इंटरनल कोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स की। सो यस, यहाँ पे हम
ये मोस्ट प्रोबेबली कंसिडर कर सकते हैं कि यस यहाँ पे एक ही तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सो बोथ ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्रागम की, रिब्स मूवमेंट रिब्स अपवर्ड मूव कर रही होती हैं, इनवर्ड नहीं होती, वरना फिर यहाँ पे होता कि ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 6 है लिरिनेक्स इज लोकेटेड ऑन, सो लिरिनेक्स हमेशा लोकेट होती है ट्रैकिया पे। लंग्स, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल क्या होता है कि आपके बॉडी में आपका माउथ है, सही है, माउथ से ट्रैकिया जा रही होती है, उसके ऊपर फ्रेनिक्स होती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, फ्रेनिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। फ्रेनिक्स के बाद होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया से ऊपर होता है लिरिनेक्स। ट्रैकिया से फिर आपके पास ब्रोंकाई आती हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स होती हैं, फिर ब्रोंक्यूल से लंग्स होते हैं, लंग्स में एल्वुलाई होते हैं। तो ये पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो वो फिर सबसे पहले होती है नोज, आपकी नोस्ट्रल्स, फिर फ्रेनिक्स, फिर लिरिनेक्स, फिर ट्रैकिया। तो ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनकी ज़रूरत आपको होती है, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। एमसीक्यू नंबर 7 है द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन एज, सो रेस्पिरेटरी सरफेस ह्यूमन का एल्वोलाई है, इसी में लाइक आपके ये कहते हैं कि जो बोथ लंग्स हैं उसमें 700 मिलियन तक एल्वोलाई प्रेजेंट है, और ये इंक्रीज कर देता है लार्ज सरफेस एरिया को एज कम्पेयर टू होल बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ज़्यादा होना चाहिए, हमने कहा था कि वेरी लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, उसकी वजह से ही गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। एमसीक्यू नंबर 8 है इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग। सो याद रखें कि इंक्रीज होती है रेट ऑफ ब्रीथिंग में, वो दो तरीके से हो सकती है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाए या फिर आपके पास ब्लड में प्रोटॉन इंक्रीज हो जाए, H+ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ऑप्शन सी है डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ऑप्शन बी है इंक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड एंड ऑप्शन डी है डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब भी हमारे ब्लड में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और H+ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है, ब्रेन का पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन होता है, पोस्टीरियर लोअर पार्ट उसका एक पार्ट है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ये डिटेक्ट करता है इस चेंज को और इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रागम को भेजता है कि वो इंस्पायर करें और वो कॉन्ट्रैक्शन करें, जिसकी वजह से ये जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है कंट्रोल हो सके। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए। एमसीक्यू नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद डीजनरेशन ऑफ एल्वुलाई। सो ये एफिसीमा होती है, वो कंडीशन है लंग्स डिजीज़ की जो जनरली डेवलप होती है आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ स्मोकिंग। इसमें हम कहते हैं कि इसमें एल्वुलाई मतलब एल्वुलाई में क्या होता है कि एयर सैक होते हैं, वो एयर सैक डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से एल्वुलाई सपोर्ट नहीं कर पाता ब्रोंकाइल्स ट्यूब को। अब क्या होगा कि जब ब्रोंकाइल्स ट्यूब हो गई है, डैमेज हो गई है, ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से फ्यू एल्वुलाई रह गए और लेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड स्ट्रीम में। इसको हम कहते हैं कि रिवर्सिबल कंडीशन है, ये रिवर्स हो सकती है, ठीक हो सकती है। इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, वो ये होती है कि एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाए, स्टेरॉइड टाइप ड्रग्स होती हैं, एरोसेल स्प्रे को यूज़ किया जाए तो वो ब्रीथिंग में हेल्प करती है। इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, कफिंग होती है, टाइटनेस चेस्ट में फील होती है, विजिंग हो रही होती है, म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, कफ के साथ फ्लू होता है, कोल्ड होता है। तो ये लोअर बॉडी और वेट लॉस भी इसके कंडीशंस होते हैं कि पेशेंट को कंप्लेन हो रही होती है, वीकनेस हो रही होती है। लाइक इसमें ये भी कंडीशन होती है इसकी कि वीकनेस हो रही होती है पेशेंट को और मसल्स वेट लॉस भी ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एफिसीमा होगी। एमसीक्यू नंबर 10 है और ये लास्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वेज। सो ये होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक वो डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है एयर पैसेज वेज की। इन्फ्लेमेशन का मतलब है थोड़ी सी सूजन हो जाती है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए कंसिडर होगा और ब्रोंकाइटिस किसी भी वजह से हो सकती है, कोई बैक्टीरिया की वजह से हो गई या स्मोकिंग की वजह से मोस्टली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, कफिंग होती है और फीवर होता है। सो दैट्स सेड, आई होप एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों को और भी एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।